नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्ति है? तो यह मीराबाई की पंक्ति है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जायसीकृत पद्मावत किस विधा का, किस प्रकार का काव्य है? पहला विकल्प है पुराण काव्य, दूसरा है धर्म काव्य, तीसरा है रूपक काव्य और चौथा है चंपू काव्य। तो यह जो जायसीकृत पद्मावत है, जायसीकृत पद्मावत रूपक काव्य विधा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का तीसरा प्रश्न है, बरवै रामायण। बरवै रामायण किसकी रचना है? आपके सामने विकल्प हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास और केशवदास। तो इन चारों विकल्पों में बरवै रामायण किसने लिखा है? इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने बरवै रामायण लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जहि चितवत एक बार। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी है? आपके सामने विकल्प है बिहारी, रसलीन, केशवदास, घनानंद। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जहि चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसने लिखा है? रसलीन ने लिखा है। किसकी पंक्ति है? तो रसलीन की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अर्थात यह जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने जो रस का सूत्र बताया है, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, इसमें इन चारों विकल्पों में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है व्यभिचारी भाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है विभाव। तो भरत मुनि के रस सूत्र में जिस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है या जिस भाव का उपयोग नहीं किया गया है वह है अस्थाई भाव, क्योंकि उनका जो सूत्र है उस सूत्र में कहा गया है विभावानुभाव, विभाव अनुभाव, व्यभिचार, संयोगाद, रस निष्पत्ति। तो इसमें कहीं भी सूत्र में अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की गई है। अनुभाव की भी चर्चा की गई है, विभाव की चर्चा की गई है, व्यभिचारी भाव की चर्चा की गई है, लेकिन अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्धाता कौन है? अर्थात ये जो साधारणीकरण है, साधारणीकरण की जो संकल्पना है, इसको किसने शुरू किया, इसको किसने उद्घाटित किया? आपके सामने विकल्प है कुंतक, वामन, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो यह जो साधारणीकरण है, जो साधारणीकरण की संकल्पना है, इसके जो प्रणेता हैं उनका नाम है भट्टनायक। तो भट्टनायक ने साधारणीकरण की संकल्पना दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? या निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की एक भाषा है? पहला विकल्प है उड़िया, दूसरा विकल्प है बांग्ला, तीसरा विकल्प है असमिया और चौथा विकल्प है कन्नड़। तो निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? जिसका जो सही उत्तर है वह है आपका कन्नड़। तो कन्नड़ जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? अर्थात किस क्षेत्र की बोली को
काशिका कहा जाता था? पहला विकल्प है बैसवाड़ा, दूसरा विकल्प है आरा भोजपुर, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है मगध। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट और चौथा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी है? आपके सामने विकल्प है निराला, दूसरा विकल्प है रघुवीर सहाय, तीसरा विकल्प है नागार्जुन और चौथा विकल्प है गजानन माधव अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा, बहुत ही फेमस है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प है नरेंद्र शर्मा। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा बहुत ही फेमस है, किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पहला विकल्प है पथ के साथी, दूसरा विकल्प है मेरा परिवार, तीसरा विकल्प है स्मृति की रेखाएं और चौथा विकल्प है अतीत के चलचित्र। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र संकलन है वह है मेरा परिवार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? पहला है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण, दूसरा है काव्य मीमांसा, तीसरा है रस मीमांसा और चौथा है वांग्मय विमर्श। तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति जो है उसका नाम है रस मीमांसा, बहुत ही फेमस रचना है रस मीमांसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनिया। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? आपके सामने पहला विकल्प है अनामदास का पोथा, दूसरा विकल्प है चारुचंद्र लेख और तीसरा विकल्प है पुनर्नवा, चौथा विकल्प है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो न्यूनिया जो है यह बाण भट्ट की आत्मकथा का एक पात्र है, महिला पात्र है और इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, आज की यह श्रृंखला समाप्त होती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।